नमस्ते दोस्तों, हमारे इन्फो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो पार्ट 1 का सीक्वल है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए। आइए जानें उन आविष्कारों के बारे में जो प्राचीन भारत की उन्नत ज्ञान की झलक दिखाते हैं। लेकिन ये आविष्काराएं आधुनिक दुनिया में ऐसा दर्शाया गया है कि ये सब कुछ साल पहले किसी और ने आविष्कार किया है। पहला है लिपस्टिक। जैसा कि हम आज जानते हैं, लिपस्टिक 19वीं शताब्दी के अंत में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हुई थी। फिर भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे कामसूत्र में आलक तक का उल्लेख है, जो होठों को रंगने के लिए एक लाल रंग द्रव्य था। ये सौंदर्य प्रसाधन परंपरा प्राचीन भारत की एक परिष्कृत सौंदर्य संस्कृति को दर्शाती है। ये दिखाती है कि व्यक्तिगत श्रृंगार के लिए आधुनिक कॉस्मेटिक उद्योग के उदय से बहुत पहले ही प्रथाएं मौजूद थीं। अगला है रेडियो ट्रांसमिशन। आधुनिक वैज्ञानिक गुग्लिएल्मो मार्कोनी को 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रेडियो ट्रांसमिशन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। हालांकि कुछ भारतीय विद्वान तर्क करते हैं कि अंतरिक्ष के माध्यम से जानकारी प्रेषित करने का विचार किसी हद तक प्राचीन ऋग्वेद से जुड़ा हो सकता है। कुछ छंदों में ऋग्वेद ज्ञान के विस्तार को दूर दूर तक फैलाने की बात करता है, जो दिव्य ज्ञान के प्रसार का प्रतीक है। हालांकि ये छंद वैज्ञानिक दृष्टि से सटीक नहीं है। कुछ लोगों ने इसे वायरलेस संचार के प्राचीन चित्रण के रूप में व्याख्यायित किया है। यह अवधारणा दिखाती है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दूर दूर तक सूचना के प्रसारण का उन्नत विचार था। अगला है गर्भाधान और निषेचन। आधुनिक प्रजनन विज्ञान गर्भाधान और निषेचन का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे गर्भोपनिषद गर्भाधान, भ्रूण विकास और गर्भावस्था के विभिन्न चरणों का उल्लेख करते हैं, जो भ्रूण की अद्भुत रूप से विस्तृत जानकारी देते हैं। भले ही यह ज्ञान आज के जैविक समझ से अलग हो, ये ग्रंथ मानव प्रजनन और भ्रूण विज्ञान पर एक प्रारंभिक अन्वेषण को दर्शाते हैं, जो भारतीय दर्शन और चिकित्सा में जीवन की शुरुआत में गहरी रुचि को प्रकट करता है। अगला है परमाणु और परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन ने 1808 में आधुनिक परमाणु सिद्धांत का विकास किया, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया कि पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। लेकिन सदियों पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय ऋषि कर्णाद ने वैशेषिक सूत्र में इसी तरह की एक अवधारणा को प्रस्तुत किया। कर्णाद ने अणु या परमाणुओं का विचार दिया, जो अविनाशी होते हैं और बड़ी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे परमाणु विभिन्न तरीकों से एक साथ आते हैं और भौतिक संसार का निर्माण करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय दर्शन में परमाणुवाद की एक गहरी समझ पहले से ही मौजूद थी। अगला है रॉकेट तकनीक। रॉबर्ट गोडार्ड को 20वीं शताब्दी में अपनी उपलब्धियों के लिए आधुनिक रॉकेटरी के जनक के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन 18वीं शताब्दी में ही मैसूरियन रॉकेट्स का उपयोग टीपू सुल्तान की सेना द्वारा ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्धों में किया गया था। इन रॉकेटों में धातु के आवरण और लोहे की नोकें थीं, जो ब्रिटिश सेना को चौंका देने वाले शक्तिशाली हथियार थे। बाद में ब्रिटिश सेना ने इन रॉकेटों का अध्ययन किया और यूरोपीय रॉकेटरी में सुधार किया। इन रॉकेटों की नवाचार और प्रभावशीलता ये दर्शाती है कि भारत में आधुनिक युग से पहले ही हथियारों में तकनीकी क्षमताएं थीं। अगला है सूर्य केंद्रित सिद्धांत। निकोलस कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिससे खगोल विज्ञान में क्रांति आई। प्राचीन भारतीय ग्रंथ, विशेष रूप से सूर्य सिद्धांत में भी इसी प्रकार के खगोलीय अवलोकन वर्णित हैं, जिसमें पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने और ग्रहों के सूर्य की परिक्रमा करने का उल्लेख है। ये ज्ञान कोपरनिकस से पहले का है। ये दिखाता है कि भारतीय विद्वानों ने पश्चिम में इसके स्वीकृत होने से पहले ही सूर्य केंद्रित मॉडल की अवधारणा की थी। अगला है स्टील उत्पादन। आधुनिक स्टील उत्पादन का विकास अक्सर 19वीं शताब्दी में हेनरी बेसमेंट को दिया जाता है। लेकिन प्राचीन भारतीय धातुविदों ने स्टील उत्पादन में असाधारण सफलता हासिल की थी, जैसा कि दिल्ली के लौह स्तंभ में देखा जा सकता है, जो लगभग 400 ईस्वी का है। यह 1600 वर्ष पुराना स्तंभ, जो तत्वों के संपर्क में रहता है, में लगभग कोई जंग नहीं है, जो जंग-रोधी स्टील उत्पादन का एक प्रारंभिक रूप दिखाता है। ये स्तंभ प्राचीन भारत की धातुकला में महारत का एक उदाहरण है, जो दर्शाता है कि भारतीय कारीगरों ने टिकाऊ धातु का उत्पादन करने के लिए उन्नत तकनीकों को विकसित किया था। अगला है परवलयाकार दर्पण और गर्मी। आर्किमिडीज ने प्राचीन यूनानी युद्धों के दौरान शत्रु के जहाज़ों को आग लगाने के लिए परवलयाकार दर्पणों का उपयोग किया।
इसी तरह भारत के कोणार्क सूर्य मंदिर में भी वास्तुशिल्प डिजाइनों में सूर्य के प्रकाश को पकड़कर उसे तीव्रता से केंद्रित करने की तकनीक है। ये तकनीक आर्किमिडीज से पहले की है और भारतीय वास्तुकारों के ऊर्जा के संकेंद्रण के बारे में गहरे ज्ञान को प्रदर्शित करती है, जो प्राचीन यूनानी नवाचारों में भी देखी गई समान अवधारणा है। अगला है मापन उपकरण या स्केल। मापन टेप और स्केल जैसे मानकीकृत उपकरण 19वीं शताब्दी में यूरोप में उभरे, लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व के समय से ही मानकीकृत लंबाई के मापक दंडों का उपयोग किया जाता था। पुरातात्विक खोजों में हाथी दांत से बने शासक मिले हैं जिनमें सटीक मापांकित ग्रेडेशन होते हैं, जो निर्माण और व्यापार में मानकीकृत मापन की एक प्रारंभिक समझ को दर्शाते हैं। अगला है बीजगणित और कलन अवधारणाएं। 17वीं शताब्दी में इसाक न्यूटन और गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज को कलन के विकास का श्रेय दिया जाता है, लेकिन भारतीय गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने सदियों पहले ही बीजगणितीय विधियां और प्रारंभिक कलन के रूप विकसित कर लिए थे। आर्यभट्ट की आर्यभटीय और भास्कर की लीलावती में व्युत्पन्नों जैसे सिद्धांत और बीजगणितीय समस्याओं को हल करने की तकनीकें हैं, जो दिखाती हैं कि भारत में कलन अवधारणाओं पर उस समय काम हो रहा था जब इसे पश्चिम में औपचारिक रूप से विकसित नहीं किया गया था। तो ये थे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे इस सीरीज के पार्ट 1 वीडियो को भी देखना न भूलें।